लोकसभा चुनाव के पहले चरण में भीषण गर्मी के बावजूद भारी मतदान। बस्तर के 56 गांव और ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति ने पहली बार किया मताधिकार का इस्तेमाल। 26 अप्रैल को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार। विरोधी दलों ने भी तेज किया कैंपेन। अमित शाह राजस्थान में ओम बिरला और मथुरा में हेमा मालिनी के लिए करेंगे जनसभा। बिहार के भागलपुर में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में रैली के बाद यूपी के अमरोहा में होगी राहुल गांधी की रैली। अखिलेश और मायावती भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी जैसे स्टार प्रचारक केरल में करेंगे चुनाव प्रचार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुरू कर सकते हैं अपना प्रचार अभियान। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में ईडी ने किया था जमानत का विरोध। चुनाव प्रचार के लिए सिसोदिया ने मांगी है राहत। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को जबरदस्त झटका। मदद करने वाली विदेशी कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। और बीएमडब्ल्यू ओपन के फाइनल में पहुंची यूकी भांवरी और अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी। रोमांचक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को दी करारी शिकस्त। नमस्कार, हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब जहां 26 तारीख को मतदान होना है, वहीं सियासी दल जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनावी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ और फिर परभणी संसदीय क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए वोट अपील करेंगे। इसके बाद वे कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा और उत्तरी बेंगलुरु में चुनाव प्रचार करेंगे। दोनों ही राज्यों में विपक्षी दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। महाराष्ट्र में आज सियासी पारा अपने चरम पर होगा। कहा जा रहा है कि आज से उद्धव ठाकरे भी मुंबई में इस चुनाव में पहली बार प्रचार करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक वे मुंबई में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। और आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। योगेश हमारे साथ जुड़े हैं परभणी महाराष्ट्र से, और साथ में अश्वनी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चिक्काबल्लापुर कर्नाटक से, और आयशा खानम भी हमारे साथ हैं बेंगलुरु कर्नाटक से। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधे योगेश शीतल के पास। योगेश, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? योगेश हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद 26 तारीख को मतदान होना है, और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, योगेश शीतल हमारे साथ हैं परभणी महाराष्ट्र से, और साथ में अश्वनी मिश्रा हैं चिक्काबल्लापुर कर्नाटक से, और आयशा खानम बेंगलुरु कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे योगेश शीतल के पास। योगेश, जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद 26 तारीख को मतदान होना है, और जैसे कि आप परभणी में मौजूद हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ रैली करने वाले हैं। तो किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं आज?
देखिए रेशमा, दो जगह है, नांदेड़ और परभनी, इन दो जगहों पर प्रधानमंत्री की आज रैली है। मराठवाड़ा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए, अगर आप इसके अगर लक्ष्य को देखें, जो 400 का लक्ष्य टारगेट रखा है, मराठवाड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों महाराष्ट्र में कई ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हुई है जिसका कि यहाँ पर निर्णायक प्रभाव जो है वो पड़ेगा। अगर आप मराठवाड़ा के थोड़ी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो पहले से यहाँ पे कांग्रेस डोमिनेटेड था, लेकिन बाला साहब ठाकरे का दबदबा काफी बढ़ा और कुल मिलाकर आप कहें तो पूरे मराठवाड़ा का जो रीजन है यहाँ पे शिवसेना का दबदबा रहा। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना का ब्रेकअप हुआ, शिवसेना में फूट आई, दो शिवसेना बन गई, उसके बाद अभी यहाँ पे मुख्य सवाल यही है कि शिवसेना को लेकर जो सहानुभूति है, खास करके उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, जो पुरानी शिवसेना है, इसको लेकर जो सहानुभूति है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। और इसी के लिए प्रधानमंत्री की आज की रैली काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं, ये नांदेड़ और परभनी, ये यहाँ के लोगों के माध्यम से वो पूरे मराठवाड़ा में वो मैसेज जाएगा। इसीलिए आज ये काफी महत्वपूर्ण होगा देखना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं। दूसरी बात, कल जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला था, जिसमें कि धनगर समाज है, जिसके आरक्षण को लेकर बात चल रही थी, जो कि धनकर और धनगढ़ ये दो कम्युनिटी हैं। एक जो धनगर है वो ओबीसी में आता है, धनगढ़ जो है वो एसटी में आता है। तो ये जो कम्युनिटी है, इनकी जो ओबीसी है उनकी मांग रही है कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, वो कि डिसमिस कर दी गई और बाद में सर्वोच्च न्यायालय भी इसको अपहोल्ड किया। कुल मिलाकर हो सकता है कि क्योंकि महादेव जानकर जो कि उस कम्युनिटी से आते हैं वही यहां से कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, ऐसे में यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि सामाजिक न्याय की जो विसात है आप कह सकते हैं, उसको किस तरीके से यहां पर रखा जाएगा प्रधानमंत्री के माध्यम से, या फिर जो अन्य नेता उस वक्त वहां मंच पे होंगे उनके माध्यम से। इन सब चीजों के अलावा जो मुख्य बातें हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो विभिन्न जो योजना है, खास करके नल से जल योजना है, उज्ज्वला योजना है, जो भी सरकार की जो भी योजनाएं चली, चाहे वो कोविड के दौरान चली, चाहे वो कर्ज को लेकर स्वनिधि हो, एपीवाई हो, कई तरह की योजनाएं जो कर्ज को लेकर चली, या फिर किसानों को लेकर किसान सम्मान योजना जो है वो चली, उसके समानांतर महाराष्ट्र सरकार ने भी योजना लाई थी। इन सब योजनाओं का जिक्र संभवतः भाषण का बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करेगा इस पर्टिकुलर रीजन में। अब बिल्कुल, अगर दूसरी तरफ अगर आ जाए तो देखिए विपक्ष की अगर आप बात करें, जो कि वर्तमान विपक्ष है, जी योगेश हमारे साथ इस वक्त अश्वनी भी जुड़े हुए हैं। और अश्वनी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप चिक्काबल्लापुरा में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचेंगे, गर्मी भी लगातार बढ़ रही है, सियासी पारा भी बढ़ रहा है, तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर? निश्चित तौर से अगर देखें रेशमा, तो लोकसभा चुनाव प्रचार पूरी तरह से शबाब पे आ चुका है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। कर्नाटक में दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होने हैं। दूसरे तीसरे चरणों में कर्नाटक की 28 सीटों में अगर देखें तो सभी सीटों पर जनता दल सेकुलर जो है उसके साथ भाजपा ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। सीधी फाइट जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, भाजपा जिस तरीके से अपने केंद्र शासित जो परियोजनाएं हैं, जो केंद्र की कल्याणकारी योजना है, उनको तो सामने रखी रही है। कर्नाटक का विशेष संबंध कहीं ना कहीं भगवान आंजनेय पुत्र हनुमान जी से भी होता है। तो राम मंदिर का मुद्दा, भगवान हनुमान जी का अयोध्या और अन्य समूचे सनातन संस्कृति में विशेष स्थान, इन सभी स्थानों को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की आज की रैली में ये उम्मीद किया जा सकता है कि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे जो है उनको भी प्रधानमंत्री टच करेंगे। आईटी शहर है बेंगलुरु, चिक्काबल्लापुरा यहाँ से तकरीबन बेंगलुरु से 100 किलोमीटर के ही अंदर आता है। कई महत्वपूर्ण यहाँ पर नेता भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो भाजपा का दक्षिण का अभियान है, सबसे ज़्यादा जो फोकस इस बार दक्षिण भारत पर है। इससे पहले कर्नाटक कई बार दक्षिण का गढ़ माना जा चुका है। दक्षिण का जो प्रवेश द्वार है वो कर्नाटक ही है। तो कर्नाटक में इसके पहले की भी भाजपा के जो प्रदर्शन रहे वो शानदार रहा है। 25 सीटें जीतने में कामयाब रही। एक सीट भाजपा समर्थित उम्मीदवार भी पिछले चुनाव में जीतने में कामयाब रहा। तो काफ़ी अच्छे स्थिति में है, चाहे वो संगठन के स्तर पर देखें, चाहे वो संघ के स्तर पर देखें, चाहे इससे पहले की सरकारों में जो यहाँ किए गए विकास कार्य हैं। लेकिन बीजेपी की जो चुनौतियाँ हैं वो चुनौतियाँ ये है कि जो सिटिंग एमपीज़ हैं उनका कहीं ना कहीं अनेक क्षेत्रों में विरोध भी है। कुछ जो विकास कार्य न किए जाने के कारण सूखा और बाढ़ राहत जैसे जो मुद्दे हैं उसको भी कांग्रेस बड़े तरीके से लोगों के बीच में उठा रही है।
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से वापसी की है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता वोट करती है। निश्चित तौर से आज प्रधानमंत्री की जो रैली होगी चिकबल्लापुर यहाँ पर और बेंगलुरु नॉर्थ में, जबरदस्त तरीके से वो पूरे इस रीजन में और दक्षिण भारत के लिए भी एक विशेष संदेश देगी। जी अश्वनी, आपको यहाँ रोकते हैं क्योंकि हमारे साथ आयशा भी जुड़ी हुई है। आयशा, आपके पास आएंगे। उत्तरी बेंगलुरु में चुनावी रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो क्या कुछ खास बिंदु रह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब वो वहाँ जनसभा से संबोधित करेंगे? कर्नाटक सेकंड फेज में अब चुनाव करेगा, कर्नाटक के लोग वोट डालेंगे। तो इस फेज में 14 सीट हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैंगलोर और चिकबल्लापुर का जो दौरा है बहुत ही अहम है, क्योंकि बैंगलोर खास है इसमें, क्योंकि बैंगलोर में 3 सीटें आती हैं और ये तीनों सीटें लगातार हमेशा बीजेपी जीतती आई है। तो दोबारा बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार फिर बीजेपी ये हैट्रिक करेगी कि यहाँ की तीनों सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर ले। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे, देखिए पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार रोड शो हुआ था और लोग उसे आज भी याद करते हैं। तो जाहिर है आज जब प्रधानमंत्री बैंगलोर के पैलेस ग्राउंड में यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे, भले ही ये बैंगलोर नॉर्थ के क्षेत्र में आता है, लेकिन बैंगलोर केंद्र, बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर साउथ, ये दोनों सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार का प्रभाव देखने को मिलेगा। बैंगलोर नॉर्थ में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे मैदान में है। पहली बार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदली गई, उपी चिकमंगलुरु से पहली बार यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुद्दे उठाएंगे तो सबसे पहली बात सामने आएगी कि कैसे कर्नाटक में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, कैसे कर्नाटक सरकार पर लगातार बीजेपी ने जो तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया है इस मुद्दे पर बात होगी और किस तरह से कानून व्यवस्था कर्नाटक में बिगड़ती जा रही है। और बैंगलोर जो एक ब्रांड बैंगलोर शहर था, धीरे धीरे ब्रांड बैंगलोर की जो एक शीन है वो बदलती जा रही है, फीकी पड़ती जा रही है बैंगलोर की चमक, और एक आईटी शहर अब बॉम्ब सिटी बनता जा रहा है। तो बीजेपी यही कहकर इन मुद्दों को प्रचार के दौरान उठा रही है और जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन चीजों का जिक्र करेंगे और कांग्रेस सरकार से सवाल पूछेंगे कि कैसे बैंगलोर जो एक आईटी सिटी है, जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया माना जाता है, एक ब्रांड बैंगलोर से बॉम्ब बैंगलोर बनता जा रहा है। तो यही बीजेपी का एक प्रचार का एक टैगलाइन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के दौरान ये तमाम सवाल उठाएंगे और कर्नाटक सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। खास बात यह होगी कि देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा उनके साथ रहेंगे, क्योंकि जेडीएस और बीजेपी का अलायंस है और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी लगातार सिद्धरामैया सरकार पर हमला करते आ रहे हैं और कई सवाल उठ रहे हैं कि कर्नाटक में किस तरह से लूट मची है। बिल्कुल, काफी संगीन हैं, काफी संगीन इश्यूज हैं और बैंगलोर, खासकर बैंगलोर शहर जो है पीने के पानी के लिए तरस रहा है। तो ये सबसे अहम मुद्दा भी होगा और सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर उठाएंगे। तो जाहिर है यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का और बैंगलोर के तीनों सीटों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल आयशा, आप अपनी नजर बनाए रखें इस खबर पर, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अश्वनी मिश्रा का जो कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और युकेश शीतल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे।
एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे। शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। अमित शाह आज राजस्थान के भीलवाड़ा और कोटा में चुनावी जनसभा करेंगे। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के शक्करगढ़ कस्बे में होने वाली अमित शाह की रैली में भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल भी साथ होंगे। इसके बाद अमित शाह कोटा में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कोटा में एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से कांग्रेस में गए कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल चुनाव मैदान में हैं। यहां मुकाबला रोचक और टक्कर का हो गया है। राजस्थान के बाद अमित शाह आज यूपी का दौरा करेंगे, जहां उनकी सभा मथुरा में होगी। मथुरा से बीजेपी की मौजूदा सांसद हेमा मालिनी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। बिहार में भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी सभा होगी। इसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी इंडी गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में सभा करेंगे। दोपहर के बाद उत्तर प्रदेश के अमरोहा में राहुल अखिलेश आज संयुक्त रैली करेंगे। अमरोहा से बसपा छोड़कर आए दानिश अली कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अमरोहा में बीते 40 वर्षों से कांग्रेस लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रथम चरण के मतदान के बाद दावा किया है कि भाजपा के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। पहले चरण की हवा भारतीय जनता पार्टी का यूपी समेत पूरे देश में सफाया करेगी। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। केरल में लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए तीनों प्रमुख गठबंधन के नेताओं ने राज्य के विभिन्न भागों में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और सीपीआईएम नेता सीताराम येचूरी जैसे स्टार प्रचारक केरल में आज चुनाव प्रचार करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान भी आज अपना प्रचार अभियान शुरू कर सकते हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद प्रदेश की 13 लोकसभा क्षेत्रों की कमान संभालने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि वो आज से लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार शुरू करेंगे। तीन दिन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रैली और बैठक करने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय
गजब का स्वाद। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार, और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। ओडिशा के झारसुगुड़ा में महानदी में एक बड़ा हादसा हुआ है। पत्थरसेनी मंदिर के पास महानदी में नाव पलटने से एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई है, जबकि 7 लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार नाव में 50 से 60 लोग सवार थे। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान में जुटी हुई है। नौका में सवार लोग पत्थरसेनी कड़ा में बारगढ़ जिले के वंजीपल्ली जा रहे थे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सोमेश पटेल। सोमेश, जैसा कि अभी हमने जाना कि झारसुगड़ा में महानदी के में एक बड़ा हादसा हुआ है, नाव पलट गई है, एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करें, क्या अपडेट है, किस तरह से जो बचाव कार्य है किया जा रहा है? जी, आपको एक घटना के बारे में बताए, बड़ी दुखद खबर है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के उड़ीसा सीमा पर ये लोग नाव पे सवार होकर निकले हुए थे, तभी अचानक नाव अनियंत्रित होकर बीच पलट गई और इसमें करीबन इस नाव में 54 लोग सवार थे। इसके बाद वहां से अफरा तफरी का माहौल मच गया। अफरा तफरी के बाद मौके पर स्थानीय प्रशासन को लोगों ने वहां पर फोन किया। फोन करने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और इस घटना में करीबन 7 लोग डूब गए। 7 लोगों डूबने में 1 लोगों की मौत हो गई है। लगातार उस इलाके में अफरा तफरी का माहौल अभी भी है। स्थानीय प्रशासन उस इलाके में लगातार रेस्क्यू कर रहा है। मौके पर स्थानीय लोगों की अभी भी खोजबीन जारी है। स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 54 लोग उस नाव में सवार थे, 1 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग अभी भी लापता है। तो एक दुखद खबर देखने को मिली है। जो महानदी का जो महानदी है वहीं से नाव पे सवार होकर लोग उड़ीसा जा रहे थे और मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उनकी एक मान्यता थी, लेकिन अचानक यह दुखद खबर सामने आई और देखने को मिली है। जी बिल्कुल सुमेश, आप वहीं रहें और अपनी नजर बनाए रखें इस खबर पर। आपसे फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। दिल्ली की शराब नीति घोटाले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले ईडी सिसोदिया की जमानत का विरोध कर चुकी है। ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों के आरोपी मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने दूसरी बार निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। अब उन्होंने ट्रायल में देरी होने का आधार बनाकर नियमित जमानत की मांग की है।
और आप विधायक अमानतुल्लाह खान आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। अमानतुल्लाह द्वारा ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने समन जारी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमानतुल्लाह कल ईडी के सामने पेश हुए थे। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। और अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में सहायता करने वाली विदेशी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल योजना के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में मदद की थी। तो अब वक्त हो गया है मौसम का मिजाज जानने का। आप देखिए मौसम का मिजाज। फिलहाल हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।